नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बासवर कोकराझार आसाम से आपका स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो पे। सबसे पहले आज का वीडियो बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेरे जो पिछले 2 वीडियो थे यानी चाइना और इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर और कोरोना का जो वीडियो था, उस पे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला। उसके वजह से ही मैं आज और एक वीडियो बना रहा हूँ आसाम का बाढ़ को लेके। आसाम का बाढ़ बहुत भयंकर रूप ले चुका है। ऐसे तो हम आसाम वासियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम हर साल बाढ़ के साथ इसी तरह से झेलते हुए बिताते अपनी ज़िंदगी को। और अगर इस साल का अपडेट देखा जाए तो अभी तक 102 लोगों की जान जा चुकी है, जिस पे 26 लोगों का तो लैंडस्लाइड पे मौत हुआ है, यानी चट्टान या पहाड़ की मिट्टी गिरने की वजह से इनकी मौत हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रही है। इसके अलावा हमारे असम के 33 डिस्ट्रिक्ट में 28 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की चपेट में है। सबसे ज़्यादा असर असम के चिरांग डिस्ट्रिक्ट, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट और अपर असम में डिब्रूगढ़ पे हुआ है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि 40 लाख लोगों का इस बाढ़ से अफेक्टेड है। वो 40 लाख लोग बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट बिता रहे हैं। तो ये 40 लाख यानी आप समझ लीजिए कि करीब करीब 12-15% असम की आबादी अभी बाढ़ से जूझ रही है। इसके अलावा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1.5 लाख हेक्टर जो ज़मीन है, जो हम खेती बाड़ी कर रहे थे, वो 1.5 लाख हेक्टर ज़मीन बाढ़ की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो पूरी दुनिया में फेमस है, वो अभी 90% काजीरंगा नेशनल पार्क का हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है, जिसकी वजह से 400 जानवरों की मौत हो चुकी है, जिस पे 16 गेंडा भी है। वही गेंडा जो वन हॉर्न गेंडा जो पूरी दुनिया में सिर्फ असम में ही मिलती है। तो बहुत बुरी तरीके से बर्बादी हो रही है अभी असम में। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जितना कोरोना को लेकर डर है, तो असम में जितने लोग कोरोना से मरे हैं उसके डबल यानी 102 लोग तो अभी बाढ़ से ही मर गए हैं। तो ये बहुत कोरोना से भी डबल खतरा बाढ़ पानी हो चुका है असम के लिए। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जहाँ नेशनल मीडिया जो है, जैसे जी न्यूज़, आज तक, बाकी न्यूज़ चैनल है, वो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन, विकास दुबे, सचिन पायलट, इंडिया, चाइना, ये सब कर रहे हैं। लेकिन असम का बाढ़ पानी को लेकर अभी तक एक भी डिबेट नहीं हुआ है। ना ही संबित पात्रा ने डिबेट किया है, ना ही कोई ज़्यादा किसी एक्सपर्ट ने इस टॉपिक पे डिबेट किया है। यानी असम का बाढ़ को हमेशा से ही इग्नोर किया जाता है। उसके बाद मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि असम का जो बाढ़ है वो पूरी भारत के जो मीडिया तो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन इंग्लैंड की मतलब यूके की जो सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब है यानी आर्सेनल टीम, उसने भी ट्वीट करके ये असम की बाढ़ को लेके चिंता जाहिर की है। तो इससे हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो देश की सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, जिनके पैसे पे जो हम टिकट काटते हैं तो उस पैसों से वो इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, उनका अभी तक कुछ खास ट्वीट नहीं आया है, लेकिन आर्सेनल फुटबॉल क्लब का ट्वीट आ चुका है। यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना बड़ा खतरा असम का बाढ़ हो चुका है। उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में इंडिया में 10% हिस्सा ही बाढ़ पे की चपेट में रहता है, जबकि आसाम में 40%, आसाम का जो हिस्सा है मैप है उसका 40% ज़मीन बाढ़ की चपेट में रहता है। यानी आसाम का बाढ़ का खतरा देश की बाढ़ की खतरा से 4 गुना ज़्यादा भयंकर है। लेकिन फिर भी चाहे केंद्र में कांग्रेस सरकार थी पहले, या असम में कांग्रेस सरकार थी, या पहले केंद्र में, अभी जो केंद्र में बीजेपी सरकार है, या अभी असम में बीजेपी सरकार है, ये सब मिलके भी कुछ खास काम नहीं कर पा रही है। हाँ, जब इलेक्शन आता है तो सभी पार्टी बाढ़ पानी से निकालेंगे बोल के वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, असम में बाढ़ पानी का हालत हर साल वैसा का वैसा ही है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री 2017 की तरह इस बार भी आएंगे हेलीकॉप्टर से, ऊपर से बाढ़ पानी देख के जाएंगे और 1000 करोड़ रुपया दे के जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा परसेंट पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ के लिए होगा। लेकिन क्या इससे बाढ़ पानी रुक जाएगा? नहीं, नहीं होगा। एक्चुअली हमसे कहाँ गलती हो रही, क्या नहीं हो रही है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि अभी एक बात चल रहा है कि आसाम में गोहपुर से लेकर नुमालीगढ़ तक ब्रह्मपुत्र के अंदर एक टनल बनेगा, मतलब सुरंग बनेगा, जिस पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही बात है जैसे कि बुलेट ट्रेन आएगी इंडिया में। तो मैंने तभी भी कहा था कि बुलेट ट्रेन से पहले जो नॉर्मल ट्रेन है उनको देखभाल होना चाहिए, उनका स्पीड बढ़ना चाहिए, उनका डब्बा जोड़ना चाहिए ताकि उन पे भीड़ ना हो। उसी तरह मैं इस टनल के बात पे ये कहना चाहूँगा कि पहले आसाम का बाढ़ का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ये टनल बनना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि ब्रह्मपुत्र में ये टनल भी कहीं खो जाए बाढ़ पानी में। तो टनल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आसाम की बाढ़ पे बात करना। इलेक्शन तो आता जाता रहता है, तो इलेक्शन में
जो प्रॉमिसेस होते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होके ही प्रॉमिस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं आसाम बाढ़ को लेके कि आसाम का बाढ़ होता क्यों है, कारण क्या है इतना बाढ़ होने का। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे बड़ा जड़ है इस बाढ़ पानी का यानी फ्लड का। तो ये इसलिए है क्योंकि आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी जो आता है वो तिब्बत होके आती है, यानी ऊपरी जगह से होके आती है, पहाड़ से होके आती है। इसकी वजह से उसका जो स्पीड है ब्रह्मपुत्र का वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से ब्रह्मपुत्र नदी बहुत अनस्टेबल हो जाता है। आसाम में आते होते बहुत अनस्टेबल हो जाता है, यानी वो किसी भी दिशा में चला जाता है, वो बहुत ही डायनेमिक होता है। तो बाकी नदियों से ज़्यादा भयंकर आसाम का ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है, क्योंकि ये एक तिब्बत से होके आता है और डाउन की तरफ आते आते इसका स्पीड बढ़ता भी है। जैसे जैसे निचले आता है इसका फोर्स बढ़ता है। और दूसरा कारण ये और बाढ़ होने का और एक कारण ये है कि 1950 से पहले बाढ़ पानी इतना आसाम में नहीं आ रहा था, लेकिन 1950 में क्या हुआ कि आसाम में एक बहुत बड़ा 1950 में बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मौत हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसी भूकंप की वजह से क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उस समय का जो रिवर बेड था, यानी पानी का जो लेवल था नदी में, वो डिब्रूगढ़ साइड में ब्रह्मपुत्र नदी 2 मीटर तक ऊंचा हो गया। और तब से ये नदी का जो पानी का जो रिवर बेड है वो ऊपर हो गया और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। तो ये भूकंप की वजह से हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि तिब्बत से आने के वजह से बहुत ज़्यादा पत्थर डेब्रिस यानी कंस्ट्रक्शन साइट से गिरा हुआ जो पत्थर होता है और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बोल्डर, ये सब आने के वजह से क्या होता है कि पानी में इतना ज़्यादा वजन हो जाता है कि पानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन की वजह से ये भी होता है। और अगर हम और कारण देखें शहरों में बाढ़ पानी होने के कारण, तो इसका कारण है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ड्रेन है वो ठीक ठाक नहीं बना है, चाहे गुवाहाटी का हो या कहीं का भी किसी भी सिटी का ड्रेन हो। ऐसे तो मुंबई का भी वही हाल है। तो ज़्यादातर भारत के जो सिटीज़ है वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है। जिस तरह उसका कनेक्टिविटी होना चाहिए ताकि वो शहर से वो पानी निकल सके, वो तो ड्रेनेज में प्रॉब्लम होता है। तो ड्रेनेज में भी वो डेब्रिस और सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी वहाँ भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो कचरा होता है लोग फेंक देते हैं। इसके वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी ब्लॉक हो जाता है और कभी कभी तो मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से भी होता है। तो ये भी एक कारण है पुअर ड्रेनेज। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि आसाम जो है वो बहुत ज़्यादा एक अर्थक्वेक जोन है, यानी बहुत ज़्यादा भूकंप होता है। उसके वजह से यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ से देखिए तिब्बत से जहाँ ब्रह्मपुत्र आती है वहाँ पे इतना बारिश नहीं होता है, इसलिए हम तिब्बत या चाइना को हम जिम्मेदार नहीं कह सकते। लेकिन जिम्मेदारी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से जो मलबा आता है यानी सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट रॉक हो गया, ये सब के वजह से पानी का गहराई बढ़ता है। लेकिन असम में बारिश भी ज़्यादा होता है, इसके ये भी एक कारण है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो बांध बनती है, जैसे कि असम में जितनी बांध बनी है बाढ़ पानी रोकने के लिए, वो 1980 के पहले के बाढ़ पानी मतलब बांध है। इसके वजह से वो अभी उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता है, तो वहाँ पे लीकेज होने की वजह से और बहुत ज़्यादा बांध टूटने की वजह से और पानी का वजन बढ़ता है और उस पानी का लेवल जो है ब्रह्मपुत्र का वो ऊपर जाता है। और ये बांधों की कमियों की वजह से भी बाढ़ पानी ज़्यादा फैलता है, यानी गांव तक पहुंचता है। उसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि जो नदी के ब्रह्मपुत्र नदी के साइड में पहले जो तालाब जैसे एक जगह होता था, जैसे जहाँ पे बारिश का ज़्यादा पानी उस जगह पे जाता था, वो सब जगह पे लोग या सरकारें घर बिल्डिंग कुछ ना कुछ बना के वो सब जगह को वो कैप्चर कर ले, जिसके वजह से अब ब्रह्मपुत्र का जो पानी होता है वो अपना जो साइड में जो उसका वेटलैंड होना चाहिए उस तरफ वो नहीं जा पाता है। यानी चारों तरफ घर बिल्डिंग होने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी अगर थोड़ा भी चौड़ा होता है तो उससे बाढ़ पानी हो जाती है, यानी हम पानी जाने के लिए उतना जगह नहीं रखें। उसके अलावा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चाइना का जो देखिए जो डैम है, चाइना पे जो डैम बना है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। असम में भी जो डैम है वो कभी कभी ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं, कभी कम छोड़ देते हैं। इसकी वजह से भी बाढ़ की जो समस्या है वो असम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसके वजह से, यानी सेडिमेंटेशन हो गया, यानी बहुत ज़्यादा मलबा हो गया, या फिर बारिश हो गया, या फिर जो बांध है जो ठीक से नहीं है, इनके वजह से असम में जो बाढ़ है असम का जो बाढ़ है वो होता रहता है। और असम का बाढ़ हर साल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन को कि इसका उपाय क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले उपाय ये है कि जितना मलबा है
आसाम का ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे ज़्यादा मलबा है, ठीक है। तो इन मलबा को यानी जो जो पत्थर है, बोल्डर है या बहुत सारे बिल्डिंग साइड के टूटे हुए वाल है, ईंटा है, ये सब की वजह से जो वज़न बढ़ गया है ब्रह्मपुत्र नदी का, इन सबको साफ़ करना होगा, इसको क्लियर करना। जब इसको हम सब निकाल देंगे तो पानी का जो आप जैसे कि आप ग्लास में अगर पत्थर डालेंगे तो पानी बढ़ता है, उसी तरह अगर यहाँ से सारे पत्थर या जो मलबा है या डस्ट है उनको अगर निकाल दिया जाए तो पानी का लेवल ब्रह्मपुत्र का कम जाएगा। उसके अलावा हमारा जो जो 40% आसाम का जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो आपका फ्लड प्रोन एरिया है, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ होती है। तो इन 40% जगहों पे क्या करना होगा कि हमें सरकार को स्ट्रिक्टली बैन कर देना होगा। यहाँ पे कोई भी घर, बिल्डिंग, ऑफिस या कुछ भी नहीं बनेगा, ताकि कभी भी ज़्यादा बाढ़ का खतरा बढ़े या ब्रह्मपुत्र नदी बढ़े उस समय, तो ऐसे 40% एरिया के आसपास की जगह पे ज़्यादा नुकसान ना हो, तो उससे ब्रह्मपुत्र नदी को बढ़ने का भी एक जगह मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी शहर हैं, चाहे गुवाहाटी हो, डिब्रूगढ़ या बाकी या देश के कहीं भी शहर हो, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना होगा, क्योंकि जो सिटी का जो ड्रेन है यानी फुटपाथ जो होता है, जिसके अंडर कल्वर्ट होता है जहाँ से पानी भी जाता है, तो ये सब का ब्लॉकेज क्लियर होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए। इस पे एक रूल होना जाना चाहिए कि कोई भी कचरा इस पे नहीं फेंकेगा। इसके अलावा ड्रेनेज का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि ताकि बाढ़ शहरों पे ना हो सके, ठीक है, वाटर लॉगिंग ना हो, यानी पानी जमा ना हो सके। इसके अलावा हमें क्या करना होगा कि जितने भी ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास की जगह है उनको वहाँ पे बैन करना होगा। वहाँ पे ये बिल्डिंग, ऑफिस ये सब नहीं बनना होगा या घर नहीं बनाना होगा, ताकि ब्रह्मपुत्र का नदी जो है वो इन गीले के जो आसपास के जो तालाब जैसे एरिया है वहाँ पे फैले। क्योंकि देखिए, जब वेटलैंड होगा यानी वो ब्रह्मपुत्र के आसपास जब वो खाली जगह होगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी जब फैलेगा तो वहाँ गड्ढा होने की वजह से वो पानी वहाँ पे चला जाएगा, और जब आपका गहराई पे पानी जाता है तो वो अपना दिशा खो बैठता है, तो पानी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, पानी थोड़ा सा स्टेबल होगा, यानी ब्रह्मपुत्र की जो गति है वो थोड़ी शांत होगी। यानी ब्रह्मपुत्र के आसपास की जो तालाबी एरिया है उन्हें रखना होगा, उसे बचाए रखना होगा। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी ब्रह्मपुत्र के किनारे जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हमें वैसे घास लगाने होंगे जिनका वज़न कम हो और जिनका जो जड़ हो, रूट हो, वो बहुत नीचे की तरफ हो, ताकि पानी को एब्जॉर्ब कर सके, पानी को रोक सके। और जो मिट्टी कटता है यानी सॉइल इरोशन जो होता है वो मिट्टी ना कटे, क्योंकि मिट्टी कट जाती है। देखिए, ज़्यादातर ब्रह्मपुत्र के जो किनारे के पानियाँ होते मतलब मिट्टियाँ होते हैं वो बालू जैसी होती है, तो वो बहुत जल्दी कट जाती है, तो उन्हें मजबूत पकड़ होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें घास लगाने पड़ेंगे, ऐसे घास जो इनका जड़ बहुत गहराई तक जाए और वो हल्के भी हो, यानी आराम से रह सके। तो ऐसे बहुत सारा घास लगाना, मतलब हरियाली ज़रूरी है ब्रह्मपुत्र के किनारे। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने सारे असम के बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पे बहुत बड़ा वाटर रिजर्व है, यानी जल रखने के लिए, बाढ़ पानी का पानी रखने के लिए एक बहुत बड़ा पुकुरी तालाब जैसा हो, जिससे कि वो इतना ज़्यादा जब बाढ़ पानी निकले, ब्रह्मपुत्र की जब गति से ज़्यादा पानी आए तो उन वाटर रिजर्वियर में रह सके। तो इससे दो फायदे हो गए, एक तो जब सूखा पड़ेगा असम में तो वही पानी खेती बाड़ी में काम आएगा, और ज़्यादा पानी भी रहेगा तो उसे जो ब्रह्मपुत्र का जो गति है या दिशा है उसे रोकने में वो काम आएगा। यानी वैसा जगह होना बहुत ज़रूरी है, वाटर रिजर्वियर हर गांव में होना बहुत ज़रूरी है, और ये सरकार का काम है बनाना। उसके अलावा हमें सरकार को करना होगा कि लोगों को परमिशन दे देना पड़ेगा कि वो जाके आराम से, जैसे कि जिन्हें भी सेडिमेंटेशन रॉक यानी वो मलबा चाहिए या किसी काम पे चाहिए, या फिर अर्थ फिलिंग यानी घर में मिट्टी फेंकने के लिए हो, पत्थर फेंकने के लिए, बोल्डर फेंकने के लिए अगर ज़रूरत चाहिए तो वो ब्रह्मपुत्र से निकाल सकते हैं, यानी वहाँ से वो उसकी खुदाई कर सके। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब निकल भी जाएगा, और इसके अलावा जो असम का ब्रह्मपुत्र में जो बोझ है वो भी कम जाएगा, यानी वह असम ब्रह्मपुत्र पानी का लेवल भी कम हो जाएगा अगर लोग वहाँ से मलबा निकाल सके तो ऐसा परमिशन सरकार दे दे सबको। उसके अलावा हमें क्या करना होगा कि जितने ज़्यादा बाढ़ अफेक्टेड एरियाज है, जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ होती है, वहाँ पे ऊंचाई की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा माटी फिलिंग सरकार करके एक ऐसे एरिया पे, एक ऊंचले मतलब हाईलैंड की तरफ ऐसा जगह बनाए जहाँ पे अभी से ही एक शेल्टर हाउस की तरफ बनाया जाए, जहाँ पे लोग खेती बाड़ी भी कर सकते हैं एक, और वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर जैसा होगा, वहाँ पे वो पूजा पाठ मंदिर भी बना सकते हैं। ऐसे हाल में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगा तो लोग उस शेल्टर में जाएंगे
और नीचे की तरफ पानी रहेगा और वो ऊपर की तरफ वेटलैंड मतलब हाईलैंड में जाके ऊपर के ज़मीन पे जाके आराम से रह सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया में सरकार बनाए, जिसके लिए बहुत माटी फिलिंग करना होगा, बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूजी कैंप बनाए और लोगों को अभी जो बाढ़ के पानी की वजह से, गंदा पानी की वजह से जो बीमारी होता है, जैसे कि जापानीज़ बुखार बोलते हैं, वो होता है, उनसे बच सके, कोलेरा हो, ये सबसे बचने के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा दवाई दे, लोगों को पानी से बचाए, ये अभी ये कर सकती है। उसके अलावा सरकार क्या कर सकती है कि जितना ब्रह्मपुत्र में पार्ट पार्ट पे डैम बनाए, जिससे पानी पे कंट्रोल हमारा असम सरकार का हो सके, पानी हम रोक सकें। अब चाइना पे डिपेंड ना हो, हमारे असम में खुद बहुत बड़े बड़े डैम बनाए। बहुत सारे लोग डैम के खिलाफ है, लेकिन डैम बहुत इंपॉर्टेंट है पानी को रोकने के लिए, पानी की गति, ब्रह्मपुत्र की स्पीड को रोकने के लिए। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तो चाइना, इंडिया एंड देन बांग्लादेश होके बहती है, तो ये जो चाइना और बांग्लादेश है, इन देशों से भी बात करना जरूरी है। इन देशों से बात करके ब्रह्मपुत्र की गति को कैसे रोकना है, कैसे डैम हर देश डैम के जैसे नुकसान ना हो, तो वाटर बेसिन को लेके भी बात करना होगा, पानी के जो बेसिन को लेके भी बात करना होगा, ताकि तीनों देश मिल के एक ऐसे काम करें ताकि पानी का इतना खतरा ना हो। तो ये सब दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आसाम का बाढ़ बहुत भयंकर है। ये सब उपाय और सरकार को ये सब करना है। देखिए अभी हमारे आसाम में 2 बार बाढ़ पानी आता है, यानी वो एक अप्रैल से लेके जून तक, और दूसरा होता है जुलाई से लेके अगस्त तक। तो 2 बार बाढ़ पानी आता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस बाढ़ पानी में सरकार कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ लोगों को बाढ़ से बचा सकती है, निकाल सकती है, दवा दे सकती है, खाना पीना दे सकती है, रिलीफ कैंप में ले जाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो मैंने सोल्यूशन किया है, जो मैंने बताया उपाय, ये हम कर सकते हैं, असम सरकार कर सकती है। और ये करने के लिए केंद्र सरकार की भी मदद चाहिए, क्योंकि असम सरकार के बजट से नहीं होगा। तो ये करने के लिए आपका जो सितंबर से लेके, जो ठंड का दिन सितंबर से लेके जो मार्च महीने का टाइम है, इस पे ही हम ये काम कर सकते हैं। तो सरकार अभी से ही एक सितंबर से काम करे। अभी तो कुछ काम बांध वांध नहीं बना सकती, बांध अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सितंबर से लेके मार्च तक में ये काम हो जाना चाहिए। देखिए अगला साल इलेक्शन है, तो उस समय सिर्फ इलेक्शन में चुनाव प्रचार होगा, तो पता नहीं अगला साल बाढ़ में कोई इतना ध्यान देगा कि नहीं, तो अगला साल बाढ़ और भयंकर हो सकता है। इसलिए अभी सितंबर से लेकर दिसंबर तक में ही ये सारे काम हो जाए और विदेश के कंपनियों को ठेका दिया जाए, ताकि ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर काम हो सके बांध और डैम को लेके। तो दोस्तों ये था हमारा बाढ़ पानी को लेके कुछ फैक्ट, क्यों कारण मतलब क्यों होता है, और इसका कुछ सॉल्यूशन मैंने बताया। आशा करता हूँ को अच्छा लगा होगा वीडियो। जैसे कि मैं खुद आसाम का वासी भी हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि बाढ़ की चपेट में मैं भी आया हूँ। तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि कितना बाढ़ आया है, हमारे घर में भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ बाढ़ कितना ज़्यादा आया है। अब देखिए हम भी पिछले 1.5 महीना से पूरे डूब चुके हैं। देखिए ये हमारा ओल्ड हाउस है, पुराना घर कितना डूब गया है। अब ये देखिए चारों तरफ पानी हुआ है। अभी तो हम नए बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन पानी चारों तरफ हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और सरकार तक ये बात पहुँचे।